For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. रजिस्ट्रेशन अंडर शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट, किस एक्ट में हम पहुंचे? हम शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट। बहुत छोटा सा एक्ट है, बहुत सिंपल सा चीज कहता है। यहां पे इन्होंने शॉप को डिफाइन किया है और इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया है और कहा है कि आपके ऊपर अगर और कोई कानून नहीं भी लगते हो या आपके ऊपर कोई कानून लगते भी हो, अगर आप शॉप के डेफिनेशन में आते हैं और अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के डेफिनेशन में आते हैं तो आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। ये आपका स्टेट बेस्ड होता है, ये सेंट्रल एक्ट नहीं है। ये स्टेट टू स्टेट क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। और हर स्टेट के थोड़े बहुत जो हैं वो प्रोविजन क्या होते रहते हैं? चेंज होते हैं। ऑल टुगेदर पूरा चेंज नहीं होता है, थोड़े बहुत इसमें क्या आते हैं? वेरिएशन आते हैं। ये इसलिए बनाया गया ताकि अगर मान लीजिए कि कोई भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट है, रुकिएगा जरा, हम लोगों ने इस्टेब्लिशमेंट वर्ड बहुतों बार यूज किया है। आपको बताना है ये इस्टेब्लिशमेंट वर्ड कहां हमने बहुतों बार यूज किया है, किस सब्जेक्ट में? इसी सब्जेक्ट में, किस पोर्शन को पढ़ते वक्त? ILL जब पढ़ते इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, उसी में हम बोलते थे फैक्ट्री और एनी अदर। लेकिन याद कीजिए जब भी बोलते थे एनी अदर इस्टेब्लिशमेंट तो कभी हम लोग वहां कहते थे 10, कभी 20, और उसमें यह भी बोल देते थे कि कभी जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसको, कभी बोलते थे कि सारे इस्टेब्लिशमेंट। फिर यह भी पढ़ते थे कि गवर्नमेंट चाहे तो किसी और इस्टेब्लिशमेंट को भी इस दायरे में ला सकते। ये वर्ड यूज करते थे ना। ये करने का मतलब क्या था कि उसके ऊपर कुछ नियम कानून लगे। वहां अगर रामदीन, राम खिलावन, बंसी बिरजू, हरिया काम कर रहा है तो उसको वो फैसिलिटी मिले। यही पर्पस था ना कि उस इस्टेब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल करने का। कहा ये शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्यों बना? अगर मान लीजिए 20-25 लोग काम नहीं करते हैं तो आपको तो उस एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना नहीं है, आपके ऊपर वो कंप्लायंस तो लगेंगे नहीं। तब वहां अगर कोई काम कर रहा है, मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई जगह फैक्ट्री नहीं है और अगर कोई ऐसा जगह है जो उस इस्टेब्लिशमेंट के दायरे में नहीं आता, जहां पे हमने ESI पढ़ा था, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पढ़ा था, प्रोविडेंट फंड पढ़ा था, हर जगह बोनस का पढ़ा था, हर जगह तो नंबर दिया हुआ है। अगर उतने में नहीं आता है फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? उसके ऊपर वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और एम्प्लॉयर अपने मर्जी से तो कितना फैसिलिटी देने जा रहे हैं आपको पता है। अगर ये होता तो झूठ मूठ का हमारे मत्थे ये 18-20 एक्ट ही लगते, जो हमने जो इंडस्ट्रियल लेबर लॉ में कितना टाइम हमें लगा अगर सही में देखे तो, क्योंकि प्रोविजन भी थे, देखते थे। इतनी बात होती थी कि अभी आपसे पूछूं तो मजा आ जाए आपको कि कौन किस में मिला हुआ है नहीं पता। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। जिस दिन बता रहा था, बोला भी था आपको कि वो सब समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे कोर्स बढ़ते चले जाएंगे सब एक में मिलना शुरू। नहीं बोलता था वेजेज, आज आपको मैं कह रहा हूं जब पढ़ा रहा था कि वेजेज अभी आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन वेजेज जैसे ही अगला एक्ट पढ़ूंगा दिक्कत होना शुरू। और होते होते जो है वो 5-6 जगहों पे वेजेज का जिक्र किया। अब किस एक्ट से वेजेज पूछ रहा है? एज पर विच एक्ट वेजेज पूछ रहा है? एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर थोड़े बहुत चेंज होते थे या नहीं हर एक्ट के अकॉर्डिंग? तो ये कुछ ऐसे ही चीज थे। तो यहां हमने जो एस्टैब्लिशमेंट पढ़ा था उसमें अगर नहीं आया तो क्या करें? तो इन्होंने कहा कि उनको इस एक्ट के दायरे में ला करके क्या करेंगे? रेगुलेट। क्या करेंगे? पेमेंट ऑफ वेजेज। पढ़ा तो है हमने, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट नहीं पढ़ा है, लेकिन याद कीजिए फिर नंबर गेम है। अब ऐसे में क्या करें? अगर रामदीन किसी दुकान में काम कर रहा है, किराना दुकान में, पॉसिबल काम कर रहा है, 4 महीने बाद किसी एक्ट में कवर नहीं हो रहा है, क्या करे? तो इसीलिए लास्ट में एक और एक्ट बनाना पड़ा। और क्या नाम दिया? शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट। लेकिन ये किसके ऊपर छोड़ दिया? स्टेट के ऊपर। और हमने जो पढ़ा था वो सेंट्रल एक्ट था सारा का सारा, वो फुलफिल करना ही पड़ेगा, और ये स्टेट पे छोड़ा। आवर्स ऑफ वर्क, लीव, हॉलीडे। आवर्स ऑफ वर्क एंड लीव हॉलीडे को लेकर के कहीं कोई रूल रेगुलेशन दिया है या नहीं? कुछ याद है? फैक्ट्रीज एक्ट, ये तो आपने भी पढ़ा है ना, फैक्ट्रीज एक्ट। नए खिलाड़ी नहीं, अच्छा खुश हैं अभी। नए खिलाड़ी तो भी बहुत खुश रहेंगे, क्यों? अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन हो गया। 3 बजे वाला जो इनका टाइमिंग चलेगा, इसमें भी इनसे वही पूछे जाएंगे जो इन्हें क्या किया जा रहा है? पढ़ाया जा रहा है। उस केस में जो है वो सब एक जैसे ये लोग रहेंगे, तो इन्हें भी जो है वो राजकीय सम्मान मिलेगा।
जैसे आप लोगों को मिलता है सैल्यूट, सलामी दे। अब मुझे बताइए यहां पे किस एक्ट में हम लोगों ने वर्किंग आवर को लेकर के, ओवर टाइम को लेकर के और इनके लीव को लेकर के, टर्म ऑफ सर्विसेज छोड़िए, किस में पढ़ा था? किस एक्ट में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज एक्ट में हमने पढ़ा था। अगर आपको ध्यान हो, लीव, हॉलीडे, कन्वीनियंसेस और बाकी चीजों को लेकर के। टर्म ऑफ सर्विसेज के लिए स्पेशली एक एक्ट पढ़ा था, कौन सा? अभी अगर ना किसी एक्ट्रेस का नाम पूछूंगा ना, एक्टर का नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, इंस्टा, ये वो फॉलो सब बता देंगे। और यहां पे आधा चल रहा है, कोई स्टैंडिंग बोल रहा है तो कोई ये पूरा नाम क्या है? हाँ, स्टैंडिंग ऑर्डर। और मैंने ईयर खुद आपको बोला था क्या रखने, इग्नोर, की कहीं आप कंफ्यूज ना कर जाए, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट में सर्विसेज को। अब इसमें हमने लीव को लेकर के एक खास एस्पेक्ट पढ़ा था, पेड लीव को लेकर के, और वर्किंग आवर को लेकर के भी पढ़ा था। तो वर्किंग आवर, ओवर टाइम और लीव, देखता हूं ये तीन को लेकर के क्या क्या आप बता सकते हैं। कौन कौन सा? लीव, आवर ऑफ वर्क, लीव और नहीं लिखा तो लिखना नहीं आता क्या मुझे? ओवर टाइम। हाँ, फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग इस तीन के बारे में क्या पढ़ा था, सारा एक जगह कैलकुलेट कर लीजिए। तीनों चीज, हाथ उठे हैं पीछे से तिवारी जी का, लेकिन वो कैलकुलेट कर लीजिए एक साथ और तब बताइए मुझे तीनों चीज, वर्किंग आवर को लेकर के, लीव को लेकर के और ओवर टाइम को लेकर के। आप उस समय आ गए थे या नहीं? बैकअप नहीं देखा अभी? हाँ, उससे भी पूछेगा। वहां ये नहीं लिख सकते हैं कि मैंने बैकअप नहीं देखा, वो सब देखना रहेगा। और इस बीच में रिवीजन उसी तरह से कीजिएगा, जितने पहले वाले हैं सब पढ़ पढ़ के। अब जैसे जैसे क्लास खत्म हो रहा है तो आप लोग ग्रुप 1 के जगह बैकअप देखना शुरू कीजिए। जैसे ये चीज खत्म हो जाएगा आपका मॉड 2 की क्लास, और इधर क्या चलता रहेगा? बैकअप, या जो आपका एफएम बचा हुआ वो चलता रहेगा। और बाकी क्या देखना है आपको? बैकअप वगैरह ही तो देखना है। जितने आवर आपके बचे हुए 50% तो हमने दिया हुआ है ना उसमें। अगर और कोई कंफ्यूजन लगे पूछते रहिए, बताते रहिए। अच्छा, इधर के तानिया जी आए हैं? हाँ जी, इधर गुप्ता जी, इधर तिवारी जी। जी लगाना बहुत जरूरी है। हाँ जी, चलिए पहले कौन बताएंगे? पहले गुप्ता जी बताएंगे, तब तिवारी जी बताएंगे। और जिनको जिनको आता है वो हाथ उठा के रखिए, सिर्फ एक बार दिखला दीजिए इस तरफ। इधर वाला कुनबा एकदम खाली देखना होगा। हाँ जी खुशी, आप देखते हैं? काहे नहीं देखा? एक ही ग्रुप देना है। हाँ, क्यों? आपने मुझे बताया। याद रखिएगा, कोई भी कंसर्न रहे, अगर आपको लगता है कि वो रीजनेबल टाइम में रिजॉल्व नहीं हुआ तो इसकी सूचना मुझे देंगे इमीडिएटली। कोई भी चीज रहे, चाहे आपका नोट्स रहे, कोई बुक रहे, किसी भी तरह का कोई चीज रहे, एकेडमिक चीज रहे, चाहे आपका नहीं चलने को लेकर के रहे, हाँ, जो प्रोसेस है पहले आप उस प्रोसेस से जाएं। और अगर उस प्रोसेस में डिले हो रहा हो तो इमीडिएटली आप मुझे बताएंगे। किसने आपको बोला आज हो जाएगा? कब आपने बताया था? आपने बताया ही कल है। तो जब ऐसा होने लगे तो शुरू में ही बताएंगे ना। चलिए, आप लोग भी तो महान हैं, हड़बड़ी क्या है, चले ना चले। चलिए बताइए, गुप्ता जी बता रहे हैं?
चलिए तो तिवारी जी पे आते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, जरा सब्र करो। ऐसे 48 घंटे काम कराने के हम जो है पैसे देने लगे तो सारे इंप्लॉयर इंप्लॉय ना बन जाएंगे? कितना? 2 वीक्स के कितने? अब जरा देखिए तो एक दिन का कितना पड़ा। देख रहे हैं कितने वीक का है? चलिए पहला चीज वर्किंग को लेकर के बताइए, मैक्सिमम एक दिन में कितना काम, कितना आवर? 9 आवर्स। दूसरा प्रोविजन, पूरे वीक में मैक्सिमम, ये सब बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बार ज्यादा से ज्यादा कितने देर लगातार काम कर सकते हैं? अच्छा है, मैं कोई रिवीजन बैच नहीं रखूंगा, मैं भी बोलूंगा क्लास खत्म, टाटा गुड बाय, और फिर मिलेंगे प्रोफेशनल में, अगर मिले तो फिर मिलेंगे। कितने घंटे? मैक्सिमम 5 आवर। एक बार में आप 5 घंटे से ज्यादा काम, और हर 5 घंटे के बाद, मैक्सिमम 5 घंटे के बाद मिनिमम कितने देर का रेस्ट लेंगे? तो कहां मैक्सिमम लगाना है, कहां मिनिमम, ये हमेशा जोर से बोला कीजिएगा, नहीं तो साफ पता चलेगा कि आपको नहीं पता है। तभी आप धीरे से मेमने की तरह बात कर रहे हैं, ताकि कोई बात किसी तरह काम हो जाए, नहीं तो शेर की तरह दहाड़ेंगे। तो 5 घंटे मैक्सिमम एक स्ट्रेच में, और उसके बाद मिनिमम कितने देर का रेस्ट? आधे घंटे का रेस्ट जरूर क्या करेंगे? ठीक है, जरूर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा एक और चीज, टोटल मिल करके कितना? 10.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इंटरवल, और ये मिल करके, ठीक है। फिर वुमेन वगैरह के वर्किंग आवर पे था, चाइल्ड के वर्किंग पे था। चलिए चाइल्ड वाले के थोड़ा सा ओवर टाइम पे आते हैं। अब ओवर टाइम को लेकर के कितना है प्रोविजन? अगर 9 घंटे से ज्यादा और 48 घंटे से ज्यादा वीक में हो गया तो जो काम होगा वो क्या कहलाएगा? ठीक है, ओवर टाइम और नॉर्मल काम मिला करके कितना हो सकता है? पूरे वीक में 60 आवर से ज्यादा नहीं हो सकता, यानी कि एक वीक में कितना हो गया ओवर टाइम? मैक्सिमम 12। लेकिन एक और भी चीज पढ़ा था, एक क्वार्टर में मैक्सिमम कितना? 50 घंटे। वेरी गुड, 50 घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। फैक्ट्रीज एक्ट के अकॉर्डिंग ओवर टाइम में जो वेजेज मिलेगा वो कितना होगा? डबल होगा। फिर हमने पढ़ा था लीव को लेकर के, लीव को लेके क्या पढ़ा था? हर हाँ, हर कितने दिन पे? 20 डेज पे, हर 20 दिन पे एक छुट्टी। और एडोलसेंट वगैरह को, चाइल्ड को कितने? एडोलसेंट चाइल्ड को 15 दिन पे 40। वेरी गुड। अब देखिए यही चीज सब आपको ये हुआ रिवीजन के समय में। अगर आप ये सब बताते रहेंगे तो इसका मतलब हमारा एमसीक्यू तैयार। रिवीजन तो दोनों करना है, 20 मार्क्स एमसीक्यू है, 80 मार्क्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव। तो ये हुआ ओरल में पूछने से पता चल जाएगा कि एमसीक्यू का क्या चीज चल रहा है, और तब जब लिखने की बारी आएगी तब उसमें जो है वो और मेरे तरफ से कंट्रीब्यूशन। लेकिन रिवीजन का मतलब पढ़ाना थोड़ा होता है, ये सब तो पढ़ा दिया, कितना लंबा टाइम ले लेकर। अब देखिए ना क्या पढ़ाना शुरू किया था अभी हम लोग पढ़ा क्या? जीएसटी हो गए, सॉप एंड स्टैम्प। अब देखिएगा तो इसमें मैक्सिमम टाइम जो इसको पढ़ाने में 5 मिनट। देखिए अभी जो टाइम लगा 15-20 मिनट जो बात करे थे वो कहीं और थे हम लोग। और देखिए सॉप एंड स्टैब्लिशमेंट अगर पढ़ाना रहे तो मैक्सिमम टाइम 5 मिनट का है। लेकिन वो इसीलिए लगाए गए ताकि हमें चीजें क्या रहे, थोड़ा याद रहे, और थोड़ा हम क्या कर सकें, रिकॉल। और इतने के बाद जो है भाई लोग कह रहे हैं कि हम जो है वो रिकॉल हालांकि हो रहा है, लेकिन सारा चीज ऐसे होना चाहिए कि कुछ भी एक मिस ना हो, क्योंकि आपको जो है वो सारे चीज लिखने, पता चला सब याद था। एक एमसीक्यू पूछा फैक्ट्रीज एक्ट से, और वो आपका जो है वो पूछ दिया मान लीजिए लीव को लेकर के, पॉसिबल? आप बोलिएगा ना, किस्मत ही ऐसा है। और कुछ भी पूछ ले मुझसे, क्रेचेज कितने लोगों पे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, सब पता है।
और ये पूछा तो एमसीक्यू में यही पूछा। अब इससे क्या होगा, ये कहीं लिख के आ सकते हैं कि मुझे सब आता है बस ये नहीं आता है इसीलिए एमसीक्यू का 1 नंबर दे दो। तो इसीलिए सारे चीज पूरे तरह से लर्न कीजिए। चलिए, शॉप इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस यही था कि फैक्ट्रीज एक्ट और बाकी जगहों पे क्या वर्किंग आवर क्या रहेगा, इसके लिए आप सारा गाइडलाइन जानते हैं। लेकिन अगर कोई चीज जहां पे कोई एक्ट ही एप्लीकेबल नहीं हो रहा है वहां क्या होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट रिजॉर्ट दिया गया क्या लगाने का, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट, जहां पे वो प्रोविजन दे देंगे वर्किंग आवर को लेकर के, टर्म ऑफ सर्विसेज को लेकर के, इन चीजों को लेकर के। अब यहां पे शॉप को क्या डिफाइन किया गया और इस्टेब्लिशमेंट को, ये इंपॉर्टेंट है जानना। कहा गया कि कोई भी प्रीमाइसेस जहां पे कोई सामान को हम बेचते हैं या तो होलसेल में या रिटेल में, वो क्या कहलाया, शॉप कहलाया, क्योंकि हमें देखना है काम करने वाले लोगों को भी लेकर के। सर्विसेज आर रेंडर टू द कस्टमर, किसी भी तरीके का, वो क्या कहलाया, शॉप कहलाया। इट इंक्लूड्स, अब जहां कंफ्यूजन हुआ वहां ये वर्ड लिख दिया इट इंक्लूड्स, ताकि ऊपर को पढ़ करके कंफ्यूजन ना हो जाए, तो बोला इसमें स्टोर रूम भी होगा। कहा कि स्टोर रूम में तो ना सामान किसी को दे रहे ना कुछ कर रहे, इसीलिए क्या कर दिया, इंक्लूड्स में स्टोर रूम लिख दिया, गोडाउन लिख दिया, वेयर हाउस लिख दिया, वर्क प्लेस लिख दिया। वेदर ऑन द सेम प्रीमाइसेस और ओन्ड, यूज्ड इन कनेक्शन विथ ट्रेड और बिजनेसेस, अपना हो या किराए पे लिया गया हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ, इनमें से कोई भी चीज है वो किस कैटेगरी में आएगा, शॉप की कैटेगरी में आएगा। ए शॉप हाउएवर डज नॉट इंक्लूड, किसको किसको, फैक्ट्री को, इसीलिए नहीं क्योंकि ऑलरेडी फैक्ट्री के लिए सारे एक्ट बने हुए हैं कि नहीं, लेकिन कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट को क्यों हटा दिया, क्योंकि उसको आगे डिफाइन करने वाले हैं, क्योंकि इसका नाम ही है शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट। तो देखिए वो इस्टेब्लिशमेंट को अब क्या डिफाइन किए हैं, इसीलिए शॉप के दायरे में वो नहीं आएगा, वो किस दायरे में आएगा, तो यहां कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट को डिफाइन किया गया है। फैक्ट्रीज में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फैक्ट्री के अलग से प्रोविजन हमारे बने हुए हैं। ए प्रीमाइस वेयर एनी ट्रेड बिजनेस प्रोफेशन और एनी वर्क इज अंडरटेकन, देखिए साफ लिखा हुआ, एनी ट्रेड बिजनेस और प्रोफेशन विच में इंक्लूड। अब फिर कंफ्यूजन आया तो क्या कर दिया, साफ तौर पे स्पेसिफाई कर दिया, विच में इंक्लूड कौन कौन सा चीज, सोसाइटी, चैरिटेबल और अनदर ट्रस्ट, जर्नलिस्ट एंड प्रिंटिंग एस्टैब्लिशमेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर, ऑडिटर, जितने तरह का, देखिए ना, स्टॉक एंड शेयर्स, ब्रोकर अंडरटेकिंग, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, रेसिडेंशियल होटल। आप कुछ भी अगर सोचेंगे ना तो इस दायरे से बाहर नहीं होगा, पीवीआर से लेकर के एंटरटेनमेंट प्लेस से लेकर के हर चीज। क्यों ऐसा किया, अगर मान लीजिए किसी जगह पे ऑफिस में काम करने वालों की संख्या 4 है, कोई इस्टेब्लिशमेंट एक्ट नहीं लगेगा, 10 से कम में कोई इंडस्ट्रियल लेबर लॉ लग नहीं रहा है आपका, ना ईएसआई लग रहा है, ना उसके ऊपर प्रोविडेंट फंड, ना ग्रेचुटी, कुछ भी नहीं लग रहा है, तब उन्होंने कम से कम किस दायरे में ले लिया उसको, क्योंकि उसको कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट कहेंगे तभी ना उसके ऊपर शॉप एंड क्या लगेगा, इस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगेगा। इस्टेब्लिशमेंट में ऑल्सो इंक्लूड सच अदर इस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड बाय गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन, और लास्ट में एक और विपन भी रख लिया, और ये लास्ट में एक और विपन क्या रखा कि जिसको जो है वो अभी तक शामिल नहीं किया ऊपर, उसको भी नोटिफाई क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ऑफिशियल गजेट में, और वो भी क्या कहलाएगा, हमारा कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा, और उसके ऊपर भी शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अगर शॉप और इस्टेब्लिशमेंट में आते हैं तो अगला चीज क्या है, क्या लेंगे इसके लिए, लीजिए रजिस्ट्रेशन। कहां से लेंगे रजिस्ट्रेशन, लेबर डिपार्टमेंट। और ये आपका एक्ट जो है वो कौन सा एक्ट है, स्टेट बेस्ड है, इसीलिए जो है वो कहां लेंगे, लेबर डिपार्टमेंट ऑफ ईच स्टेट। मेनी स्टेट हैज 100% व्हाट, ऑनलाइन प्रोसेस। अब ये तो प्रोसेस का है, कुछ जगह पे सारा प्रोसेस ऑनलाइन है, कुछ जगह पे कुछ प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन है, जहां आपको जाकर के करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आप देंगे, और एप्लीकेशन देने के बाद आपको जो एप्लीकेशन देना है वो जो है वो 30 डेज, कहां से, आपने वर्क स्टार्ट किया कर लीजिए चलेगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम कितना है, उसके भीतर आप जाकर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन टू बी सबमिटेड अलॉन्ग विथ प्रेस्क्राइब फी, और ये सारे डॉक्यूमेंट लगाएंगे, पोस्टल एड्रेस लगाएंगे, इंप्लॉयर का नाम लिखेंगे, नेम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट लिखेंगे, और भी कोई डिटेल है तो वो सारा कुछ क्या करेंगे, लगाएंगे। जब ये सारा चीज एप्लीकेशन और फी और सारे डॉक्यूमेंट आ गया तो इंस्पेक्टर क्या करेगा,
शैल वर्ड है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा, भले नहीं देना है तो ना दे, लेकिन वेरीफाई करेगा। और वेरीफाई करने के बाद अगर कहीं कोई चीज है जो कोई करेक्टनेस या एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट है तो आपको क्या करेगी, मौका देगी। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको क्या दे देगी, वो रजिस्ट्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर देगी। ये जो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा, ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा, कितने दिनों के लिए वैलिड है, 5 साल के लिए। तो क्या ये 5 साल के बाद शॉप और इस्टेब्लिशमेंट को बंद करना पड़ेगा? नहीं, आपको क्या करना पड़ेगा, रिन्यू। अगर रिन्यू करा लिया तो कोई बात नहीं, अगर रिन्यू नहीं कराया तो फिर आपको जो है वो शॉप इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में बुक किया जाएगा, क्योंकि आप अभी भी बिजनेस चला रहे हैं। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हैज टू बी प्रॉम्प्टली डिस्प्लेड एट कहां, इस्टेब्लिशमेंट में। जैसे जीएसटी का नंबर होता है, एकदम जो विजुअल प्लेस पे रखना पड़ता है, इनकॉर्पोरेशन का रखना पड़ता है, नंबर को जहां आपका जो है वो बोर्ड लगा हुआ है वहां रखना, वैसे इसको भी क्या करना है, शॉप एंड इस्टेब्लिशमेंट का जो रजिस्ट्रेशन है आपको क्या करना पड़ेगा, यहां डिस्प्ले करना पड़ेगा। ईएसआई रजिस्ट्रेशन, ईएसआई के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में चीजों को पढ़ा था। किस एक्ट में, जब हम क्या पढ़ रहे थे, ईएसआई पूरा का पूरा एक्ट ही हमने पढ़ा था। यहां पे ईएसआई एक्ट का रजिस्ट्रेशन क्यों कंपलसरी। और एक और बात, अगर हम स्पाइस फॉर्म के जरिए काम कर रहे हैं तो भी हमें अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। तो पहले थोड़ा सा वो बच्चे जान लीजिए ईएसआई के बारे में जो नहीं सुने हैं, और जो सुने हैं वो रिवाइज कर लीजिए। इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत कहा गया ये एक वॉलंटरी एक्शन होता है, जिसके बेसिस पे अगर कहीं पे कोई इंप्लॉय काम कर रहा है और कल के डेट में बीमार पड़ गया या उसके घर के लोग बीमार पड़ गए तो उनको कुछ बेनिफिट्स मिल सके, जिसमें मेडिकल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट आता है, मैटरनिटी बेनिफिट आता है, डिपेंडेंस बेनिफिट आता है, और कौन सा, डिसेबलमेंट बेनिफिट आता है। तो ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं काम के दौरान अगर कोई हादसा हो जाए तो। लेकिन ये जो बेनिफिट मिलते हैं, ये बेनिफिट में आपका भी पैसा लगता है, इंप्लॉय का भी लगता है और एम्प्लॉयर का भी। लेकिन ये पैसा रखा कहां जाएगा, तो कहा गया कि ये पैसा इंप्लॉयर अपना रजिस्ट्रेशन, इंप्लॉय ने, इंप्लॉयर अपना क्या कराते हैं, रजिस्ट्रेशन, और पैसे को उस जगह पे रखते हैं ताकि अगर कल के डेट में किसी तरह की रिक्वायरमेंट हुई तो वहां से पैसे निकाले जाएंगे। जिसमें आप जो है वो एम्प्लॉय से कितना परसेंट लेते हैं, 0.75% लेते हैं उसके, किसका, सैलरी का। और आप कितना कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉयर होने के नाते, 3.25%। और इसमें हमने सब पढ़ा था कि इसमें सैलरी का मतलब क्या है, कि किस चीज का 3.25% करते। इसमें बताइए तो कौन कौन सा मेजर चीज था जो हम लोग नहीं लेते थे। हर वो चीज जो कहीं ना कहीं आपको जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए दिया गया था, वो कोई भी चीज इसमें नहीं लेते थे। ना कन्वीनियंस लेते थे, ना वैल्यू ऑफ जो आपको जो है वो हाउस या आपको जो है वो इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, ये सब प्रोवाइड किया जाता था, वो सब अगर हाँ ओवर टाइम नहीं लेते थे। और अगर आपको किसी भी तरह का कोई और पैसा दिया गया जो आपके वर्क से रिलेटेड है, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह, तो वो सब शामिल नहीं करते थे। ठीक है, अब कहा गया कि यहां पे आप इंप्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना और वहां पे इन्हें क्या कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। किनको, वो बॉडी जो क्या कर रही है, अपने भीतर लोगों को रख रही है, जिनके ऊपर ईएसआई एक्ट की क्या रही है, एप्लीकेबिलिटी। अब बात आता है कि ईएसआई एक्ट की एप्लीकेबिलिटी किनके ऊपर है, तो जिनके पास 10 या 10 से क्या कर रहे हैं, ज्यादा लोग को एम्प्लॉय कर रहे हैं, सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है। अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसमें सिर्फ 5 लोग हैं तो क्या उन्हें ईएसआई में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, कहा नहीं, जरूरी नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप स्पाइस नाम का फॉर्म भर रहे हैं तो आपका उसी के साथ ईएसआई का भी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। ईएसआई का नंबर आ गया और अब आप इसको जो है वो कब से अप्लाई कीजिए, इसको अप्लाई आप उस समय से कीजिए जिस दिन आपके पास 10 का लिमिट टच हो गया या 10 का लिमिट क्या हो गया, क्रॉस हो जा रहा है, उस दिन से आप उसको क्या कीजिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है, अगर जो है आप वेजेज जो है जो पर्सन ले रहा है वो कितना 21,000 तक है तो ही, उससे ज्यादा वाले के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई बंदा जो है वो डिसेबल्ड है तो उसके केस में ये लिमिट कितना बढ़ा दिया, थोड़ा फैसिलिटेट करने के लिए कि अगर डिसेबल्ड है तो 25,000 तक भी ले रहा है तो ईएसआई एक्ट के दायरे में आएगा।
क्यों यहाँ पे ये लगाया जाता है लिमिट? क्योंकि अगर कोई बंदा 1,00,000 2,00,000 वाला है, उसको ये बेनिफिट की जरूरत नहीं, क्योंकि वो अपना बेनिफिट, मेडिकल, ये सारा कुछ खुद कर लेगा। उसके लिए एम्प्लॉयर को और देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके सैलरी में बड़े सारे और उसको फायदे दिए गए हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉय, ये जो आप करते हैं, ये श्रम सुविधा नाम का पोर्टल है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत आता है। एक यूनिक जो है वो पोर्टल बनाया गया, और ये यूनिक पोर्टल जो है वो बड़े सारे चीजों को पूरा करेगा। चाहे प्रोविडेंट फंड का रजिस्ट्रेशन, लेबर लॉ से जुड़े हुए कोई भी रजिस्ट्रेशन है, वो सारा रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है। और वो रजिस्ट्रेशन किस पोर्टल से होता है? श्रम सुविधा पोर्टल। अब डिपेंड करता है आपके ऊपर किस किस एक्ट की क्या है एप्लीकेबिलिटी। देखा ना अभी 10 या 10 से ज्यादा लोग हैं तो क्या करना पड़ेगा? ईएसआई के तहत तो जाइए श्रम सेवा पोर्टल पे, सुविधा पोर्टल पे, और किसके अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लीजिए? ईएसआई। अगर आप जो है वो 10 या उससे ज्यादा, किसी जगह 20 से ज्यादा, तो आप प्रोविडेंट फंड के तहत या बाकी एक्ट के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन लीजिए। यूनिक लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अलॉटेड टू फैसिलिटेट व्हाट? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऐसा इसीलिए कि उस एक नंबर से हम आपको क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके। किसको? एम्प्लॉयर को। कॉमन फॉर्म किसके लिए? ईएसआई के लिए और प्रोविडेंट फंड के लिए। ये एक जैसा आपका फॉर्म जाता है, आप दोनों के तहत रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन मोड में ले सकते हैं। गवर्नमेंट ने जो है वो बोला है, हैज डिस्पेंस अवे विथ ऑल एम्प्लॉयर कोड्स बीइंग इशूड बाय द सेपरेट लेबर इन्फोर्समेंट एजेंसी एंड रिप्लेस देम टू व्हाट? 10 डिजिट लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर। कहा एक प्रोविडेंट फंड से आएगा, एक पीएफआई से आपका ईएसआई से आएगा, एक आपका जो है वो बोनस से आएगा, एक किसी और तरीके से आएगा। का दुनिया भर के जितने भी तरह के लेबर लॉ के बेनिफिट्स और फैसिलिटी से रिलेटेड आपके नंबर है, उसको एक हमने कर दिया है, ताकि उसको क्या किया जा सके? आइडेंटिफाई। रामदीन अगर काम कर रहा है, उसके ऊपर प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, बोनस, ग्रेचुटी सबका लेकर के एक कॉमन नंबर दे दिया। उसी को क्या बोला? लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, ताकि हम आसानी से एम्प्लॉय को क्या कर सके? आइडेंटिफाई कर सके कि उसको समय पे वेजेज मिला या नहीं मिला। तो वो उनको मेंशन करना पड़ेगा एम्प्लॉयर को, उनके लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर के जरिए। उनके अकाउंट में हमने ईएसआई का पैसा भेजा या नहीं भेजा, प्रोविडेंट फंड का पैसा भेजा या नहीं भेजा। और ये लेबर के लिए भी आसान हो गया देखना। वो जाएंगे और देखेंगे कि मेरे अकाउंट में किस किस हेड का पैसा ऑलरेडी क्या हो चुका है? डिपॉजिट हो चुका है और जमा हो चुका है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। प्रोविडेंट फंड के बारे में हमने बात की थी कि आपके सैलरी का कुछ हिस्सा आपसे लिया जाता है, और उतना ही पैसा जो है वो आपके एम्प्लॉयर भी क्या करते हैं? आपको देते हैं, प्रोवाइड करते। पूरा का पूरा एक चैप्टर पढ़ा था इस पे हमने। प्रोवाइड करते हैं, और वो दोनों पैसे जो है वो जमा किया जाता है, और इस पैसे को कहीं ना कहीं यूज करती है गवर्नमेंट, और उससे जो इंटरेस्ट आया वो आपका रिटर्न है। यानी कि आपके पैसे प्लस गवर्नमेंट के पैसे जो आपको दिए, आपके एम्प्लॉयर ने दिया, प्लस वो पैसे पे जो इंटरेस्ट बन रहा है, यही आपका क्या रहेगा? रिटर्न। और आपको रिटायरमेंट केस में आप इसे ले सकते हैं, या स्टेजेस दिए हुए हैं कि कितने साल के सर्विस के बाद कितना ले सकते हैं लोग, बच्चे की पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, या घर में कोई बीमार हो गया, या कोई ऐसा चीज, अच्छा बुरा कोई भी ओकेजन आया या सिचुएशन आया जहां पैसे की क्या है? रिक्वायरमेंट है, तो दिया हुआ किस किस बेसिस पे निकाल सकते हैं। बहुत चीज मैंने इसमें आपको बताया था, एक रिफंड बेसिस पे, एक नॉन रिफंड बेसिस पे। पहले ही आप लोग बोल चुके हैं दिमाग में कि अगर इससे पूछे तो इसका तो याद ही नहीं है, रिफंड और नॉन रिफंड वगैरह क्या था। तो इसमें हमने पढ़ा था कि नॉन रिफंड बेसिस पे कौन कौन सा जो है वो आप पैसा पीएफ से ले सकते हैं, और रिफंड बेसिस पे, और कितना % हम लोग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। तो मैंने आपको कहा ही था कि जो जो यहां पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, या तो उसका बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं, या किसी न किसी चीज में उसका डिटेल क्या करेंगे? पढ़ेंगे। अभी तक जो आया है ये लगभग सब कुछ हमारा पढ़ा हुआ है। सिर्फ एक आपका जीएसटी था, बाकी तो सुना हुआ ही चीज ही था, पैन वगैरह, जो वो इसीलिए क्योंकि अभी वहां टैक्स में आप नहीं पहुंचे हैं या उस मोड में नहीं है, इसीलिए। चलिए, कह रहे हैं ये कहां एप्लीकेबल है? फैक्ट्री जहां पे काम करने वालों की संख्या कितना है? लेकिन फैक्ट्री में ये जरूरी नहीं कि 20 लोग होंगे तभी वो फैक्ट्री कहलाएगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहां वो फैक्ट्री है जहां कम से कम कितने लोग हों? हाँ जी, अगर पावर का इस्तेमाल होता है तो 10 लोग भी रहेंगे तो वो फैक्ट्री कहलाएगा। लेकिन वैसे जगह पीएफ एप्लीकेबल, प्रोविडेंट फंड एप्लीकेबल, और ये सब पिकुलियर जगह था। बहुत रुक के हमने इस पे बात की थी कि ऐसा चीज हम लोग पूछ देते हैं।
कि फैक्ट्री पे एप्लीकेबल होगा, सारे फैक्ट्री पे पीएफ एप्लीकेबल होगा, तो बच्चा भी खुश होकर के हाँ बोल देता है, क्योंकि वो फैक्ट्री तो देख ही रहा है, लिखा हुआ है। क्योंकि उससे पहले उससे ईएसआई पूछे थे जिसमें लिखा हुआ है कि सारे फैक्ट्री पे हो रहा है, मान लीजिए, तो वो फैक्ट्री देखा तो वो हाँ कह देता है। लेकिन ये सिर्फ वो फैक्ट्री है जहां पे कितने, ईएसआई के केस में क्या था, कितने लोग, इसका मतलब हर फैक्ट्री पे होगा या नहीं, क्योंकि फैक्ट्री होने के लिए चाहे पावर से चले बिना पावर से मिनिमम कितना लोग चाहिए, 10 तो चाहिए ही चाहिए। या कोई भी और इस्टेब्लिशमेंट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। रुकिए जरा, बहुत देर से बोले जा रहे हैं। यहां पे मैंने आपको जो है एक बात कहा था कि जब भी गवर्नमेंट को नोटिफिकेशन दे करके किसी वैसे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर किसी एक्ट को एप्लीकेबल करना रहता है जो उस एक्ट के दायरे में नहीं आता है, लेकिन फिर भी सीजी करना चाहती है, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ समय देना पड़ता है। नोटिस देंगे, ऑफिशियल गजेट में पब्लिश करेंगे, लेकिन एक मिनिमम टाइम देते हैं। उस मिनिमम टाइम को लेकर के आपके दिमाग में जो जो एस्पेक्ट है, मैंने ये नहीं पूछा है कितना, उस मिनिमम टाइम को लेकर के जो एस्पेक्ट हैं वो जरा आप मुझे बताइए कि उस मिनिमम टाइम को लेकर के क्या एस्पेक्ट बोले गए हैं, क्या बताया गया है। बताइए। ठीक है, ये था मामू वाला। अब आइए उसमें जो टाइम वाला था वो बताइए, उस टाइम को लेकर के क्या। अच्छा, और कुछ? हाँ जी, पीछे और कुछ? इसलिए वाला चीज तो आ गया क्लियर, मिनिमम 2 मंथ्स देते हैं। और कुछ क्वेश्चन बोला जो एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। हाँ, नहीं बच्चे, वो तो आप आ गए नोटिफिकेशन और कमिटी मेथड, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। एक बात है इसमें टाइम को लेकर के, 2 बात मैंने बोली थी। 1-2 महीने वाला बोल दिया आपने, सारे जगह 2 ही महीने हैं, यही तो बोलिए कि कुछ जगहों पे क्या दिया हुआ है 2 मंथ्स, और कुछ जगह पे यही 2 चीज हमने पढ़ा है पूरे के पूरे एक्ट में, पूरे के पूरे चीजों में हमने पढ़ा है। कोई भी ऐसा जगह जहां पे जो है वो एप्लीकेबिलिटी नहीं है, वहां भी सीजी चाहे तो उसे क्या कर सकती है, या अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोल देते, हम लोग वहां अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही बोलते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट रहे चाहे स्टेट गवर्नमेंट रहे। कुछ जगहों पे ये कितने दिनों के लिए है, 2 मंथ्स के लिए, और कुछ जगहों पे 3 मंथ्स के लिए। चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट विथ लेस देन कितना, वॉलंटरली करना चाहे तो कर सकती है या नहीं। अरे भाई, लेबर लॉ के सारे प्रोविजन में हमने तो हाथ जोड़ जोड़ करके बोला है कि अगर नहीं भी है तो भी आप क्या करना चाहें, अगर आप उसमें शामिल होना चाहें तो हो सकते, क्योंकि उससे वहां काम करने वालों का क्या होगा, भला होगा। एम्प्लॉयर मस्ट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विद इन हाउ मेनी डेज, 1 मंथ ऑफ टचिंग मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन थ्रेशोल्ड। जैसे ही आपका ये 20 वाला या 10 वाला या जो भी आपका लिमिट है, जैसे ही टच होगा उसके बाद हमने आपको कितना समय दे दिया, मैक्सिमम 1 महीने का समय दे दिया है। और ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है ये भी कहां पे हो जाएगा आपका, बात की थी हमने लेबर लॉ के जितने भी चीज हैं, ईएसआई है तो भी, प्रोविडेंट फंड है तो भी, और आगे ग्रेच्युटी वैसे नहीं आएगा, लेकिन अगर वो भी आ गया तो वो भी किस पे होगा, सम सुविधा पोर्टल पे ही होगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर 12 डिजिट का ये प्रोवाइड किया जाता है किसको, एम्प्लॉय को। और ये इसीलिए कि वो कहीं भी काम छोड़ करके जाए, ये बिल्कुल बैंक अकाउंट के नंबर जैसा हो गया कि मान लीजिए कि अभी मुझे जो है वो प्रीति, दोनों प्रीति पैसे देते हैं तो मेरे अकाउंट में आ रहा है। अगर कल को ये नहीं देते हैं और अब जो है वो प्रिया बोलते हैं, आज प्रिया नहीं आए ना, नहीं आए हैं,
अब जो है ये छोड़ा और इन्होंने जो है मान लीजिए सोनल मानसिंह ने बोला सर हम आपको पैसे देंगे, तो क्या मेरा उसी बैंक अकाउंट में वो पैसे जा सकता है या नहीं? ठीक वैसे ही अगर कोई काम कर रहा हो, तो हमने ये पढ़ा भी था, याद है ना, कि अगर कहीं जा रहा हो किस किस केस में किस तरह से वो क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। देखिए पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कि किसी भी जगह पे कोई चीज अगर आ रहा है और वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको बस दिमाग में रखिए और बाकी जो कॉमन बातें हैं उसको दिमाग में रहने दीजिए। अब अगर आपसे पूछे तो क्या बोलेगा, नहीं ये पार्ट 2 में था, पार्ट 1 में इससे पूछ रहा है, तो जितना यहां दिया है मैं उसी में से लिखूंगा या उसी में से लिखूंगी, तब तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। हमें क्या करना है, प्रोविडेंट फंड का पूरा चैप्टर पढ़ा था, उससे रिलेटेड कुछ भी रहेगा लिख देंगे। यहां पे हमें थोड़ा शॉर्ट में लिखना रहेगा, वो हमारा चैलेंज रहेगा। तो हमें 8 to 10 लाइन इसमें क्या करना है कि भाई ये परमानेंट अकाउंट नंबर जो मिला, कोई भी इंप्लॉयर आप बदल लीजिए, इंप्लॉयर को ये नंबर दे दीजिए, बोलिए कि अब मैं आपके पास आ गया, अब मेरे इसी प्रोविडेंट फंड में आप पैसे क्या करना, जमा करना। ये नहीं कि फिर से नया अकाउंट ओपन करने की जरूरत है। अलॉग टू कनेक्ट प्रोविडेंट फंड सेम चीज है, यहां पे एमसीए पोर्टल पे ही है और वी हैव टू कंप्लाई विथ प्रोविजन ऑफ दिस। अच्छा, हमने रजिस्ट्रेशन जरूर करा लिया है, लेकिन कंप्लाई कराने की जिम्मेदारी कब आती है, व्हेन दे क्रॉस द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ, हर लेबर लॉ में यही पे है। रीजन ये है कि अब जब हम स्पाइस के जरिए रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, बहुत सारा चीज हमारा एक साथ हो जाता है, लेकिन इसका तो ये नहीं कि इमीडिएटली हमारे ऊपर ईएसआई एक्ट लग जाएगा, इमीडिएटली हमारे ऊपर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लग जाएगा। वो तब होगा ना, आज तो कंपनी बना है, 2-3 लोग तो हैं ही, अभी नहीं है, 2 लोग डायरेक्टर हैं, वही जो है वो शेयर होल्डर हैं। तो कब लगेगा का, जिस दिन कितने इंप्लॉय हो जाएंगे, किसी में 10, किसी केस में क्या है 20। तो जैसे जैसे अगर मान लीजिए 10 वाला हो गया तो ईएसआई एक्ट लगना शुरू हो गया, फिर इंप्लॉय बढ़कर के 20 हो गया, तब क्या लगना शुरू हो गया, प्रोविडेंट फंड। आपको प्रोविडेंट फंड के भी सारे एस्पेक्ट फुलफिल करने होंगे। अब यहां पे कह रहे हैं कि ये जो पॉल्यूशन कंट्रोल जैसी बात है, कहा गया कि पॉल्यूशन कंट्रोल जैसे चीज के अकॉर्डिंग आपको चीजों को करने की रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ तब है जब आप कोई ऐसे यूनिट हैं जो पॉल्यूशन क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, पॉल्यूशन इमिट करते हैं। और यहां पे इन्होंने कहा है कि इसके लिए हमारे पास कौन से बोर्ड हैं, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह कि इन्होंने क्या दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ इंडस्ट्री रिक्वायरिंग पॉल्यूशन लाइसेंस। देने वाले एजेंसी जो है वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उनके जरिए जो है वो हमें क्या मिलेगा, लाइसेंस। रीजन ये है कि ये जगह से रिलेटेड चीज है, तो जगह देखने के लिए तो स्टेट बोर्ड ही पहुंच पाएगा ना कि आप किस राज्य में हैं। लाइसेंस और लिस्ट वगैरह जो है वो जरूर आपका कंट्रोल होता है, कहां से, सेंट्रल से, लेकिन लाइसेंस भी जो आपके पास पहुंचेगा वो स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जरिए ही। लेकिन कौन सा चीज पॉल्यूशन यूनिट के दायरे में आता है, ये लिस्ट कौन बनाते हैं, सेंट्रल इस लिस्ट को बनाते हैं। अगर उस लिस्ट में आप आते हैं तो आपको जरूरत है, अदरवाइज आपके एंटिटी के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। और इन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा है एंटिटीज को, और ये जो कैटेगरी में बांटा है ये उस बेसिस पे कि आपके एंटिटीज से, इस्टेब्लिशमेंट से कितना पॉल्यूशन क्रिएट होता है। पॉल्यूशन को क्रिएट करने का भी पैरामीटर है, उसके लिए भी उसकी यूनिट दी हुई है, और उसी को जो है हम क्या बोल देते हैं, पीएसआई, पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर। अगर आपको ध्यान होगा, नहीं ध्यान है तो कोई बात नहीं, 3 ही महीने 4 महीने और बचे, आ ही रहा है दिसंबर वगैरह, एग्जाम के लिए नहीं, दिसंबर जनवरी में जो है वो दिल्ली में जो है युद्ध जो शुरू हो जाता है कि वो पराली जला तो ये वो जला, पॉल्यूशन का लेवल जो उतना ज्यादा हो जाता है कि लोगों को बोला जाता है घर से ना निकले, बच्चों के स्कूल तक क्या कर दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं। जरा सोचिए वो किससे निकालते हैं, यही इंडेक्स तो वो लोग देखते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि जज एक बार बाहर निकलते हैं, अरे बाप रे बाप बहुत दिक्कत है, बाहर आ गए और उन्होंने सर्कुलर दे दिया और गवर्नमेंट को बोल दिया कि सारे स्कूल वगैरह को बंद रखो, आज बंद रखो, फिर कल निकले, अरे बाप रे तो आज बुरा हाल है, और आज ठीक लग रहा है। ऐसा नहीं, इसके लिए टेक्नोलॉजी है, और वो क्या है, पॉल्यूशन इंडेक्स स्कोर। और इसमें इन्होंने बोला कि अगर जो है वो 20 तक का है तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, और ये व्हाइट कैटेगरी मतलब है कि आपके ऊपर कंप्लायंसेस वगैरह अप्लीकेबल नहीं होंगे। व्हाइट कैटेगरी में अगर आप हैं तो कितने तक का, यानी पॉल्यूशन का लेवल क्या है, बहुत कम है, तो कितने में आ गए,
व्हाइट। और याद रखिए ये एमसीक्यू का क्वेश्चन है, ये आप जानिए कैसे इन बातों को याद रखिएगा। ग्रीन कैटेगरी में जो है वो कहां तक, अब 21 से याद रखने की जगह क्या कर लेते हैं 20 40 ऐसे करके कर लीजिए। और यहां बस थोड़ा सा उन्होंने रिदम को बदल दिया है, मेरी गलती नहीं है, मैंने नहीं बनाया, तुच्छ प्राणी। मेरा रहता तो मैं तो आराम से 20 40 60 80 करता, नहीं करता कि कम से कम कुछ तो याद रहता। अब यहां पे इन्होंने कम वक्त 60 की जगह क्या कर दिया है 59 किया। बोल सकते आप कीड़े फड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बना दिया तो बना दिया। उसको किस कैटेगरी में रखा, आप देखिएगा अलर्ट वगैरह भी ऐसे होते हैं, बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट तो खतरनाक, इस बीच में नहीं रेड अलर्ट हो गया था, और अक्सर ऑरेंज अलर्ट तो कभी भी दे देते हैं, हाँ जी येलो, ऐसे ही कर करके अलर्ट का कैटेगरी है। तो यहां पे व्हाइट कैटेगरी 20, ग्रीन कैटेगरी कहां तक 40 तक और 59 तक ऑरेंज। और अगर जो है वो कह रहे हैं 60 और क्या हो गया तो किस कैटेगरी में, अब इस कैटेगरी में होने पे क्या है, इसका मतलब हमें क्या लेना पड़ेगा, हाँ जी पॉल्यूशन कंट्रोल का लाइसेंस। और ये लाइसेंस आपको मिलते हैं 2 स्टेज में। पहला एक कहलाता है कंसेंट टू इस्टेब्लिश और दूसरा कहलाता है कंसेंट टू ऑपरेट। ये नहीं कि एक ही बार, पहले हम ये बनाने जा रहे हैं इसका कंसेंट, क्यों, क्योंकि इकोनॉमी का पैसा कहीं भी अगर वेस्ट होगा तो ओवरऑल देश को ही नुकसान है। मान लीजिए कि आपने जो है वो चीजों को बना लिया, उसके बाद आए और हमने आपको लाइसेंस नहीं दिया। इससे अच्छा पहले अपने ब्लूप्रिंट के साथ आए, और ब्लूप्रिंट का मतलब होता है मैप, आइडिया, प्रोग्राम, कहां क्या कैसे बनाने वाले वो दिखाइए। अगर हमको ठीक लगा तो हम क्या करेंगे, कंसेंट देंगे, क्या करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए। अब ये स्टार्ट करने के लिए नहीं दिया, देख लिया हमने किस तरह का मशीन लगा रहे हैं, कितना पॉल्यूशन तक इससे आएगा, कितना प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये सारा डिटेल दीजिए। तो ये आप जो है वो बिजनेस को क्या करने से पहले, कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले ये ले लीजिए। ये लाइसेंस आपका वैलिड है कितने दिनों के लिए, ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरह का प्रोजेक्ट है, 1 साल से लेकर के कितने साल तक, 7 साल तक। ये एक्सटेंड भी होता है। इतना समय क्यों दिया गया, आपको पता है कि कुछ ऐसे भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग होते हैं जिनको बनाने में 4-4 5-5 साल का समय लगता है। पेट्रोलियम एक्सट्रैक्शन का चीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कुछ बनाने जा रहे हैं, तो क्या होगा, वो बस तुरंत थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके साट दिया, कैमरा रख दिया, काम शुरू हो जाएगा, नहीं, 4-4 5-5 साल लगते हैं। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ये लाइसेंस आपका क्या रहेगा, 1 से लेकर के 7 साल तक के लिए वैलिड है। इट टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरह का क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपने परमिशन लिया है कि हमें बनाने का क्या दो, हमने आपको दिया, बना लिया आपने, जितना समय दिया उस समय के भीतर, और लग रहा है नहीं बनेगा उतने समय के भीतर, तो समय खत्म होने से पहले किस रिक्वेस्ट के लिए आ जाइए, एक्सटेंशन के लिए, कि हमें एक्सटेंशन दिया जाए, इतने टाइम में ये पूरा नहीं हो रहा है, थोड़ा और टाइम लग रहा है। किस वजह से भाई, तो कोरोना के कारण कुछ दिन बंद था, तो कुछ दिन पॉल्यूशन के कारण कंस्ट्रक्शन आप सुने भी होंगे, पॉल्यूशन वगैरह के कारण घर बनने तक पे भी क्या लगा दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है कि कोई इंडस्ट्रियल वर्क, कोई भी ऐसा वर्क नहीं होगा जिससे और भी ज्यादा क्या हो, पॉल्यूशन हो। अब आइए कॉन्सेंट टू किस पे, ऑपरेट, टू बी अप्लाइड एंड ऑब्टेन्ड बिफोर स्टार्टिंग क्या, प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑन द यूनिट। और ये कितने साल के लिए रहेगा, लेकिन ये थोड़ा वैरी करता है स्टेट टू स्टेट। कुछ स्टेट जो है वो 3 साल का देते हैं, कुछ एक बार में 5 का देते हैं, कुछ 7 साल का देते हैं। लेकिन जो जितने दिन का भी देते हैं सारे जगह पे रिन्यूअल फैसिलिटी है। जो स्टेट थोड़ा ज्यादा पैसा चाहता है वो कम दिन का देता है, क्योंकि रिन्यूअल के समय फिर क्या देने पड़ते हैं, फी देने पड़ते हैं। तो हर जगह स्टेट का अलग अलग है। जो स्टेट ज्यादा इंडस्ट्री को बढ़ावा देना चाहते हैं वो क्या करते हैं, ज्यादा दिनों के लिए देते हैं, थोड़ा लिबरलाइज करते हैं नॉर्म्स को। इंडस्ट्रीज अगर आपका कैटेगराइज है किसमें किसमें, वो देखिए रेड, ऑरेंज और किसमें, ग्रीन। तो उनको क्या करना पड़ेगा, जो है मैनेजमेंट अंडर कंसेंट मैनेजमेंट, उनको जो है दोनों के दोनों ही जो है वो लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सीटीई भी और सीटीओ भी, यानी कि कंसेंट टू इस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट। किसका जिक्र नहीं किया इसमें, किस कैटेगरी का, व्हाइट कैटेगरी का जिक्र नहीं किया। तो देखिए क्या लिखा है, जो व्हाइट कैटेगरी में है उसको एग्जम्प्ट। तो आसान है, एक याद रखिए, व्हाइट कैटेगरी क्या है, एग्जम्प्ट है, और बाकी कैटेगरी को क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। व्हाइट कैटेगरी नीड टू व्हाट, सेल्फ गवर्न देम सेल्फ,
and need to intimate various state pollution control within 30 days of commencement of their business. लाइसेंस की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरा चौधरी बनोगे. इंटीमेशन देना होगा स्टार्ट करने के कितने दिनों के भीतर, कमेंसमेंट के 30 दिनों के भीतर सूचना दे दीजिए स्टेट बोर्ड को कि हम इस तरह का काम कर रहे हैं और हमारा ये किस कैटेगरी में आता है, इसीलिए हमें कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट. और जो बाकी कैटेगरी में आते हैं वो तो बिजनेस शुरू करना तो बात का, इनको तो बिजनेस शुरू करने के 30 दिन के भीतर बताना है, बाकियों को कमेंसमेंट तो बहुत दूर की बात हो गई. सबसे पहले इस्टैब्लिश करेंगे तो पहले क्या लीजिए, उसका कंसेंट लीजिए और फिर समय के अकॉर्डिंग तैयार कीजिए. और फिर जब कमेंस करने जाइएगा तो उससे पहले क्या कीजिए, इनको सीधे बोल दिया कमेंस भी कर लो और उसके बाद कितने दिन तक का समय दिया, 30 डेज का दिया. White category of industry has to however satisfy these condition. अब कौन कौन सा कंडीशन है वो देखिए, तभी उनको मिलेगा. कौन सा परमिशन, कौन सा एग्जम्पशन, कि ना उनको सर्टिफिकेट ऑफ क्या लेना है, एस्टैब्लिशमेंट, और ना ही जो है वो कंसेंट किस चीज के लिए, ऑपरेट करने के. दोनों में से कुछ भी नहीं लेना पड़ेगा. लेकिन कब, जब इन कंडीशंस को क्या करेंगे, एक पहला कंडीशन तो वो फुलफिल कर ही रहे हैं कि किस कैटेगरी में है. और व्हाइट कैटेगरी का मतलब है कि पॉल्यूशन इसको इंडेक्स जो है वो कितने से ज्यादा, अप टू 20 से ज्यादा. लेकिन उसके अलावा भी लोकेलिटी डिमार्केटेड फॉर, जिस एरिया में लगा रहे हैं वो पहले से लोकेलिटी बना हुआ है कि इस एरिया में इंडस्ट्रीज को हम क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं है कि व्हाइट इंडस्ट्री आकर के आपके इंस्टीट्यूट के बगल में लग जाएगा. ठीक है, 20 तक करता है ना, 19 कर रहा होगा पॉसिबल, लॉ को तो कंप्लाई कर रहा है, क्योंकि 19 पे तो आपको परमिशन की जरूरत नहीं है. तो इसलिए क्या बोला, लोकेलिटी डिमार्केटेड फॉर देम. नारायणा है, इंडस्ट्रियल एरिया डिक्लेयर है आपका, उन सारे जगहों पे जाइए जहां मायापुरी है, जंगपुरा है, ओखला है, ऐसे कर करके दिल्ली के भीतर ही जगह है. द इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री मैक्सिमम कितना, इसका मतलब है कि छोटा यूनिट है, पॉल्यूशन ज्यादा नहीं होगा. There will not be any discharge of what, trade effluent into what, stream or sewer or land. कह रहे हैं कि इन जगहों पे हम कोई ट्रेड इफ्लुएंट जो है वो नहीं बहा रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेड इफ्लुएंट का मतलब होता है अवशेष, गंदगी, गार्बेजेस, जो ट्रेड करने के दौरान गंदगी निकले उसी को क्या बोल देते हैं, ट्रेड इफ्लुएंट बोल देते हैं प्रोसेस के दौरान. जैसे अगर कहीं पे जो है वो पेंट वगैरह कंपनी में बनता है तो उसके जो गाद निकलते हैं हाईली जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं और हाईली जो है वो टॉक्सिक्स होते हैं, जहां पेंट वगैरह. यही वजह आप देखिएगा, पेंट से जब किया जाता है तो लगेगा उस दिन रह पाना मुश्किल है, और अगर आप रह गए तो सफोकेशन जैसा होगा. किसी को अस्थमा या लंग्स का कोई प्रॉब्लम है तो सफोकेट होने लगता है. लेकिन जब उसका वेस्ट निकलता होगा तो जरा सोचिए उसका क्या आलम होगा. और वो आप कहां बहा रहे हैं, या तो लैंड में या फिर सीवर में. बोला तब हम आपको किस बात का एग्जम्पशन दे. द इंडस्ट्री विल नॉट डिस्चार्ज एनी वॉट, देखिए लिखा हुआ कौन सा, टॉक्सिक और हैजार्डस, एंड विल नॉट हैंडल एनी टॉक्सिक और हैजार्डस केमिकल. अगर ऐसा है तभी हम उसको क्या बोलते हैं कि व्हाइट कैटेगरी सेल्फ गवर्न होगा. और कमेंसमेंट के कितने दिन के भीतर, 30 डेज के भीतर उनको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, इंटीमेशन देना है कि हमने कमेंसमेंट क्या कर दिया. लेकिन तब जब ये सारे कंडीशन को क्या कर रहा हो, फुलफिल कर रहा हो. यहां पे कह रहे प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एनओसी फ्रॉम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड. आप जो है वो वेबसाइट पे जाएंगे स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल के, और आप जो है वो सारा डिटेल अपना देंगे. जब आप डिटेल देंगे तो आपको ये रिप्लाई मैक्सिमम कितने दिनों में कर देंगे, जो भी चीजें, हां या ना. अगर ना बोलेंगे तो रीजन बताएंगे, और अगर हां बोला तो हां में रीजन बताना पड़ता है, नहीं सिर्फ रिजेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, रीजन बताएंगे. एनओसी एप्लीकेशन इधर क्या हो गया, एक्सेप्टेड, और अगर एक्सेप्टेड हो गया तो क्या करेंगे, सर्टिफिकेट इशू कर देंगे. और अगर रिजेक्ट हुआ तो हम एक बार न एक बार क्या करेंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे. इफ एन इंडिविजुअल फेल टू ऑब्टेन पॉल्यूशन लाइसेंस, कौन सा वाला, दोनों ही है, जो भी लेने के लिए गए थे, या कंसेंट टू ऑपरेट और कंसेंट टू स्टैब्लिश, दोनों में से कोई भी अगर आपका है, दे विल सब्जेक्ट टू पेनल्टी. फेल टू ऑब्टेन नहीं लिया
आप गए नहीं मिला तो आप रीअप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बिना लिए अगर आपने शुरू कर दिया तो पेनल्टी कितना है? 6 मंथ से लेकर के कहां तक? 6 से लेकर के 1 ईयर तक का। लेकिन कुछ केसेस में ये कितने तक चला जाता है? 6 साल तक चला जाता है, ताकि जो है लोग पॉल्यूशन लॉ को हल्के में ना ले और लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना हो। ये किस चीज के बारे में था? पॉल्यूशन। ऐसे ही पॉल्यूशन कंट्रोल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप जिस चीज में वर्क करते हैं, मान लीजिए आप कंप्यूटर के असेंबलिंग का काम करते हैं, क्या आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा? ठीक वैसे ही अगर आप कंप्यूटर के असेंबलिंग वगैरह में, तो उससे आप इन्वायरमेंट को नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि आपको चेक करना है ये एक्ट्स, और वो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस। ये उनके लिए जो कहीं ना कहीं वाइल्ड लाइफ एरिया में आते हैं। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जब आप कर रहे होते हैं तो वो फॉरेस्ट जोन में आ गया या वाइल्ड लाइफ जोन में आ गया। उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा? कंसेंट टू स्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट आपको लेना पड़ेगा। ऑथराइजेशन आपको वेस्ट मैनेजमेंट, हैजार्डस एंड अदर वेस्ट मैनेजमेंट और हैजार्डस सब्सटेंस मैनेजमेंट, ताकि आपका जो वेस्टेज वगैरह हो वो नुकसान ना पहुंचाए। चलिए, अब यहां जो है वो हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जैसा चीज जो है, इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ कब होगी? इसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ तब होगी जब आप किस बिजनेस में हैं? अगर आप कोई भी सामान इंडिया से बाहर भेज रहे हैं या कोई रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगा रहे हैं, तो उस केस में आपके पास ये लाइसेंस होना जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसा कोई बिजनेस ही नहीं करते, सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस करते हैं, तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड जो है वो कैसे लेते हैं और क्या क्या इसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व है, प्लस इसके बाद इसमें जो है वो एनबीएफसी, अगर कोई कंपनी टेलीकॉम है, अगर कोई कंपनी इंश्योरेंस की है, या कोई कंपनी इंडस्ट्रियल लाइसेंस के दायरे में आती है, तो ये सारा चीज हम लोग करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। चलिए, तो फिलहाल आपके लिए मेरी आज की सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।